नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के विले पार्ले से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं मराठी अस्मिता की बात करने वाले एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे की खबर के साथ, जो अब हिंदुत्व का चोला पहन चुके हैं, अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद ने कह दिया है, जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफ़ी नहीं मांगेंगे उन्हें अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा। तो सवाल है, क्या राज ठाकरे माफ़ी मांगेंगे? माझ्या महाराष्ट्रातल्या मराठी मुलांच्या तोंडचा घास जर ते पळवणार असतील आणि तशाच जर गोष्टी इथे महाराष्ट्रामध्ये वाढीला लागणार असतील, परत मारेन। कभी सिर्फ मराठी हित की बात करने वाले राज ठाकरे अब हिंदू जननायक बनने की कोशिश में हैं। इसीलिए पहले मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया और अब 5 जून को अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी के एक सांसद बृजभूषण सिंह ने ये कहकर राज ठाकरे के दौरे का विरोध कर दिया है कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। कि जिसने उत्तर भारतीय के नाम पर रिक्शे वालों को मारा हो, ऑटो वालों को मारा हो, परीक्षा देने जो बच्चे गए हों उनको मारा हो, गर्भवती महिलाओं पर भी जिसने दया न किया हो, जिसने उत्तर भारतीय और मराठी मानुस का बीज बोया हो, अस्पताल में दवाई कराने जो गया हो उसको भागना पड़ा हो, मजदूरी करने गया हो उसको भागना पड़ा हो, तो जो उसके कृत्य हैं 2008 से लेकर के आज तक, अभी तक 2-3 महीना पहले तक, तो मैंने एक बयान दिया कि उत्तर भारतीयों से उनको माफ़ी मांगना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनको घुसने नहीं दूंगा। सवाल है, क्या राज ठाकरे माफी मांगेंगे? इस संबंध में राज ठाकरे ने बहरहाल अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, कुछ नहीं बोला है। लेकिन बाल लाल को कहना है कि जो घोषणा की है 5 जून को अयोध्या जाने की, वो खुद राज ठाकरे ने की है और अपने जवान पर हमेशा वो कायम रहते हैं और इस पर अगर कुछ बोलना होगा तो वही बोलेंगे। साहब उसके ऊपर बात करेंगे, जो साहब का सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं बोलना अच्छा नहीं है, तो साहब बात करेंगे। दरअसल राज ठाकरे की छवि उत्तर भारतीय विरोधी है और उनके लोग रेलवे की परीक्षा देने आए उत्तर भारतीय युवकों की पिटाई कर चुके हैं, फेरी वाले और टैक्सी चालकों को भी पीट चुके हैं। यही वजह है कि शिवसेना से अलग होने के बाद चाहकर भी बीजेपी एमएनएस के साथ गठबंधन करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। उसे डर है कि इससे उत्तर भारतीय वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। अकेले मुंबई में 40 लाख के करीब उत्तर भारतीय मतदाता हैं। चर्चा है कि बीजेपी ने ही राज ठाकरे को हिंदुत्व का मंत्र दिया है ताकि शिवसेना के कांग्रेस के साथ जाने से नाराज मराठी वोटर एमएनएस की तरफ हो जाएं और उत्तर भारतीय लोगों की नाराजगी भी कम हो जाए। लेकिन बीजेपी के एक सांसद ने फिर से उत्तर भारतीयों की पिटाई का मुद्दा उठाकर जख्म को ताजा कर दिया। मुझे विरोध करने का कारण समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी स्पष्ट राय है कि जो भी श्री राम के चरणों में जाना चाहता है उसे जाने दिया जाए। भगवान राम का दर्शन करने वाला व्यक्ति, उसके अंदर इतना परिवर्तन आता है कि वो सज्जनों की पहचान करना सीख जाता है और साथ ही साथ दुर्जनों का समूल नाश करना सीख जाता है। और मुझे लगता है इसी में ये अंतर्भाव निहित है कि वो उत्तर भारतीयों से उन्होंने माफी मांग ली है या उत्तर भारतीय समाज के संरक्षण की काम अब वो शुरू करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें विरोध का कोई कारण नहीं होना चाहिए। राज ठाकरे ने जब से हिंदुत्व का राग अलापा है और अयोध्या जाने की बात की है, तब से महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र अयोध्या बनता दिख रहा है। क्योंकि राज ठाकरे के बाद शिवसेना के युवा मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी अयोध्या जाने की घोषणा कर चुके हैं। जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नाती रोहित पवार अयोध्या जा चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। आज अरविंद केजरीवाल राजकोट पहुंचे और शास्त्री मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और वहां पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अमीरों की पार्टी है, उन्होंने गरीबों के स्कूल बंद करवाए। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल बना देंगे, महंगे महंगे स्कूल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे। मैं सीआर पाटिल जी से पूछना चाहता हूं, 27 साल में आपने गरीबों के लिए कितने स्कूल बनाए? मैं सीआर पाटिल जी से पूछना चाहता हूं, अपने आम आदमी और मिडिल क्लास वालों के लिए कितने स्कूल बनाए? स्कूल बंद करते जा रहे हैं, गरीबों के स्कूल बंद करते जा रहे हैं। कितने स्कूल बंद कर दिए इन्होंने? 6000 स्कूल बंद कर दिए इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में।
और आर्थिक संकट से गुजर रही श्रीलंका की हालत और बिगड़ती जा रही है। हर तरफ से आगजनी की तस्वीरें हैं। हालात को काबू करने के लिए सड़कों पर सेना को उतारा गया है, आपातकाल लगा दिया गया है और सड़कों पर देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। श्रीजा एमएस की रिपोर्ट देखिए। कर्फ्यू के बाद देश में आमतौर से शांति रही, लेकिन जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और जरूरतमंदों को खाना खिलाया और दवा इलाज किया। मैं झड़प में घायल हो गया, अस्पताल में था और अब हम वापस लोगों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन हम तब तक अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक गोटाबाया राजपक्षे पद नहीं छोड़ देते। विरोध प्रदर्शनों में जोशीले नौजवान नजर आए तो बहुत से लोग पेट्रोल पंप्स पर इंतजार करते दिखे। Can you tell us how long have you been waiting in this queue? 4 hours, ma'am. मैं 4 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, ईंधन है ही नहीं। राष्ट्रपति गोटाब्या राजपक्षे के आधिकारिक आवास के बाहर 100 से ज्यादा पुलिस का अमला पहरा दे रहा था। पुलिस वालों और फौजियों ने बैरिकेड्स के पीछे एक मानव श्रृंखला बनाई। सामने लगे पोस्टरों पर संदेश साफ था, भ्रष्ट सरकार गद्दी छोड़े। जिन प्रदर्शनकारियों पर राजपक्षे के समर्थकों ने हमला किया था, वो लोग डेरा डाले गोटाब्या राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते रहे। कुछ झोपड़ियों को जला दिया गया था, हम उन्हें दोबारा से बनाएंगे। श्रीलंका के रक्षा सचिव ने एनडीटीवी से कहा कि वो राजपक्षे परिवार को जैसे भी होगा सुरक्षित रखेंगे। I vehemently condemn. मैं इस सरकार द्वारा किए गए राज्य आतंकवाद की निंदा करता हूं, लेकिन मैं हिंसा करने वालों को माफ नहीं करूंगा। इसका जवाब हिंसा से नहीं देना चाहिए। श्रीलंका में हालात संगीन हैं। फिलहाल इंतजार ही हो रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार के गिरने का, ताकि हालात सुधरें, और सरकार इंतजार में है कि वक्त गुजरने से शायद हालात बेहतर हो जाएं। श्रीजा एमएस की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं मुंबई की, जहां 337 इमारतों को रहने के लिए बीएमसी ने खतरनाक बताया है। वहां नोटिस चिपका दिया गया है, लेकिन कई परिवार अपनी इमारतों को, फ्लैट को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। कई मजबूरियां गिना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीमार बिस्तर पर पड़ी 97 साल की शकूरा बी अपना आशियाना छोड़ने को राजी नहीं। मैंने यही मुंबई के भाईखला में 99 साल पुरानी लंबी सीमेंट चौल को बीएमसी ने रहने के लिए खतरनाक घोषित किया है। 150 परिवार यहां बसते थे। नोटिस मिलने के बाद भी 35 परिवार यहीं रह रहे हैं। कई घरों में ऐसे बुजुर्ग हैं जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। कहते हैं जाएं तो जाएं कहां। कहीं नहीं जाना चाहते, कहाँ लेके जाएं अपनी ज़ईफ माँ को। वो तो चल भी नहीं सकती है और जाने को भी नहीं तैयार है बिल्कुल। कुछ हमारा इंतजाम करे ना, हम ऐसे कैसे चले जाएंगे? हमारे पास क्या है जो हम जाएंगे? कहाँ भाड़ा देंगे, कैसे रहेंगे? तो लंबी सीमेंट चौल के अंदर इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से बीएमसी ने इस दरवाजे को यहाँ पर सील किया है। जो इस फ्लैट में रह रहे थे अंसारी परिवार, आप देखें अपनी पत्नी के साथ वो बाहर किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। सर, कितने दिनों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? बीएमसी ने आपसे क्या कहा? बीएमसी ने कुछ भी नहीं कहा। इमरजेंसी आ गए, वो लोग घर में घुस गए, जैसे आसान मारी घर में घुस रहे और जबरदस्ती बाहर निकाल दिया हम लोग को, और सामान भी सब यहीं पर फेंक दिया हम लोग को। ऐसे कब तक रहेगा? 25 दिनों से आप यहाँ पर हैं, खाने पीने के लिए भी आप लोगों पर आश्रित हैं। कब तक ऐसे रहिएगा आप यहाँ पर? अब जब तक सेल नहीं खुल जाती हम लोग यहीं रहेंगे। क्या करेंगे? हम लोग नहीं जा सकते कहीं, पैसा पानी भी थोड़ी हम लोग के पास है घर वर ले करके। जिन इमारतों को तत्काल ध्वस्त किया जाना चाहिए उन्हें C1 के रूप में टैग किया जाता है। आसिफ इन कागजात के जरिए दावा करते हैं कि 3 बार इंटरनल ऑडिट में इनकी इमारत C2B श्रेणी में पाई गई। हमारी 3 रिपोर्ट जो आई है ना, वो बीएमसी पैनल की ही है, VGTI की है, टेक्नो की है और IBS की है। ये हमारी तीनों रिपोर्ट जो बताती है कि बिल्डिंग C2B है। बीएमसी अगर अपने प्रोसेस से कोई बिल्डर को लाती है तो हम उसके थ्रू जाने को तैयार है। प्लस जब तक का बीएमसी ये प्रोसेस नहीं करती है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना लगता है, तो बीएमसी हमको यहाँ पर रहने देवे या तो फिर हम लोगों को भाड़ा देवे, हम भाड़ा लेके चले जाएंगे। मुंबई के दादर में मौजूद इस जनार्दन अपार्टमेंट में 114 परिवार रहते हैं। यहाँ पानी बिजली की सप्लाई काट दी गई है। रहवासी अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही है। सब तो बांध के रखा है हमने। बिल्डिंग को कम से कम 35 साल हो गए।
इसके बाद में बिल्डिंग जिसने बनवाया उसने कभी भी एक बार भी रिपेयरिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। बिल्डिंग में मत मर जाओ, अगर बिल्डिंग में मरेगा तो सरकार को कुछ ये होता है, लेकिन अगर बाहर मरेगा तो चलेगा रोड पे। अभी कोरोना का भी थोड़ा थोड़ा ये है असर, पूरा गया नहीं, लेकिन ये 114 फैमिलीज़ को बाहर निकालने का कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग ने बहुत ये किया है, वो लोग को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीएमसी ने पूरे शहर में उन जर्जर इमारतों की पहचान की है जिनकी हालत खस्ता है। इस साल मानसून से पहले किए गए सर्वेक्षण में पूरी मुंबई में ऐसी 337 जर्जर इमारतें निकली हैं। हर बारिश मुंबई में हादसे और बीएमसी पर उंगली उठना आम है, पर कोविड और महंगाई के बीच ऐसे मजबूर परिवारों की समस्या का हल निकालना भी बड़ी चुनौती है। हम यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको दिखाते हैं चक्रवाती तूफान असानी के चलते समंदर से निकले सोने से दिखने वाले रथ को देखकर किस तरह से लोग हैरान हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सुन्नापल्ली सी हार्बर में मंगलवार को चक्रवाती तूफान असानी के प्रभाव के बीच ये रथ समंदर में तैरता हुआ दिखाई दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है कि ये रथ किसी दूसरे देश से तैरता हुआ समंदर के रास्ते यहाँ पहुंचा होगा। इस घटना की सूचना इंटेलिजेंस को दे दी गई है।